गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे थे कहानी लाल पान की बेगम। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इसमें बात हो रही थी मेला देखने जाने की। बिरजू की माँ गुस्सा होके जाके सो जाती है झोपड़ी के अंदर और दोनों बच्चों को भी बुला लेती है। वहाँ से आगे पढ़ते हैं हम लोग कि बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। ये बिरजू की माँ रुष्ट है। वो मेला दिखाने नाच दिखाने के लिए गाड़ी लाने गए थे, अभी तक नहीं आए हैं, शाम हो गई है। तो वो रुष्ट होकर सो जाती है और बच्चों को भी सिखा रही है कि बप्पा बुलाए तो आवाज़ मत देना, मतलब तुम्हारे पिता बुलाएंगे तो आवाज़ मत देना, और खपच्ची गिरा दे, मतलब जो गेट जैसा बना होता है झोपड़ों में उसको। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही फिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। ये सोच रही है कि ये आदमी देखो इसका जमीन इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने लगातार इसको प्रेरित किया, नहीं तो ये तो बीच में ही छोड़ देता। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मोज दिया है उसके मन में। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसकी कसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ लेकर बाहर ही बाहर बैलहट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से, कि वो जो आमदनी हुई उसको लेकर बैल खरीदने चले गए। वो नमरी नोट मतलब 100 का नोट जो होता है उसको नमरी का कहते हैं। तो वो देखने भी नहीं दिया, बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अब ये सब वो क्रोध में सोच रही है। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगी। बैलगाड़ी पर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, वाह नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएगी। सब जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी जार भी, सब तो जलते ही हैं, भगवान दाढ़ी जार भगवान को भी गालियाँ दे रही है कि वो भी जलते हैं। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। गरी मतलब नारियल का तेल, गरी नारियल को बोलते हैं। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक तो जमीन भी अपनी इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी। लोगों की बीख दीठ से बचे तब तो, बीख दीठ मतलब नजर लगने से बचे तब तो, विशैली दृष्टि। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों नहीं चंपिया। अब वो उत्सुक भी है, उसका वो इंतजार भी कर रही है और क्रोधित भी हो रही है। चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ। चंपी भाग के आ, चुपके चुपके। अब वो उसकी उत्सुकता भी है कि गाड़ी लेके आ तो नहीं गया। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ भैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया, बोल मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खुलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बैलों को डांट रहा है वो। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे, चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने भरपूर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा ब्रजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू के माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखनी है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं है? ले धान की 25 रख दे। धान में जो बालियाँ निकलना शुरू होती है तो उसमें से 5, वो उसको शीश भी बोलते हैं, तो उसको तोड़कर शुरुआत में रखा जाता है या कुछ पूजा पाठ भी किया जाता है, तो वही लेकर आए होंगे वो। तो कहते हैं ले 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा सा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, तो दिया जलाओ। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। मतलब धान की फसल अच्छी हो रही थी, वो बालियाँ देख करके उसके मन का की जो निराशा थी वो दूर हो गई। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, 25 टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। वो बता रहा है कि अभी नहीं शुरू हुई होगी। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की सी डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तोरे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान्न के पहले ही नया धान उठा दिया, देखते नहीं? नवान्न बोलते हैं जो नया अन्न उपजता है उसको या तो किसी को दान में दिया जाता है या गांव में अलग अलग तरह की परंपराएं होती हैं, उसके तहत कुछ पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन उसने उसको झूठा कर दिया, इसलिए उसको डांट रही थी। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चुनमुन्नी है ये लोग। बस हम दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने मुंह में धान लिया, फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी बैल की कभी जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोई भी टोला वालों से। ले जल्दी रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है, 5 रोटियां बनने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा धैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज तो दे। ये फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है बिन नाथ पगैया वाली, वही फुआ जिनसे सुबह बात हुई थी। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी, नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह कुछ तो है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। मतलब वो उसको रखवाली करने के लिए कह रही है कि रात भर यहाँ रुक जाना, तम्बाकू में रख के जाती हूँ, ना पीते रहना। फुआ को तम्बाकू मिल जाए तो क्या, तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर
तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है साहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले में, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए, और बिरजू सिर पर कड़ाही ओंघाकर अपने आप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दांतों की फांक से बोली निकली, जैसे मेरे दांत के बीच में छेद है। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दो फुआ। मतलब उनसे पूछ के वो काम करना चाह रही थी, ताकि उनको लगे कि मुझसे पूछ के कर रही है। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगे। अब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जी से चाटे। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जी से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी, और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बटन टूटा हुआ था, तो पटसन की डोरी से उसको जैसे बेल्ट लगाते हैं बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। रूपा मतलब चांदी। बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं। मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की वो उसकी सुंदरता को निहार रहा था उसका पिता, तो वो सोच रही है, खुश हो रही है मन ही मन। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू कर घरघराने लगा, तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे करना रोहट हो रहा है आंगन। जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, जल्दी आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनील ने कहा, काका गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुनका कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। मतलब जो बचे हुए लोग थे वो सब उस पर आने लगे। जंगी की पतोहू जिसने सुबह जिससे बातें हुई थी, वही जंगी की पतोहू लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक कर, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। अब जो रास्ते में खाने के लिए उन लोगों ने बनाया था मीठी रोटी, वो उनको भी खिला रही है। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों में धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर
बढ़ाया। बेजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुंदरी, ललेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही तो गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। मतलब ये चारों गाना वगैरह गाती थी। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। जो शादी पहले बाल विवाह ही होता था प्रायः, तो उसमें लड़कियों को उनके मायके में ही छोड़ दिया जाता था। जब वो बड़ी होती थी तो फिर उनका एक गौना होता था, तो उसकी एक विशेष साड़ी होती थी, जैसे अभी शादी में लोग पहनते हैं। तो उसकी बातें हो रही है। वो साड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती थी, क्योंकि वो थोड़ी महंगी होती थी और उसको बार बार धोया नहीं जाता था, ना साधन नहीं था, तो लोग कपड़े वगैरह बहुत बहुत दिनों पर धोया करते थे, खास करके जो अच्छे कपड़े होते थे उनको। तो बिरजू की माँ के माथे से के मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। वो जो चांदी का मंगटिक्का जो यहाँ तक होता है, उसको पहना है, उस पर चांदनी पड़ रही है, जिससे वो चमक रहा है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। वो अपनी बेटी को कह रही है और साथ में यह कटाक्ष भी कर रही है कि बगल में तो मास्टरनी बैठी ही है, मतलब वो जंगी की पतोहू। दोनों पतोहुओं ने नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खखास कर गला साफ किया ऐसे करके। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीरे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है, वह तो सचमुच लाल पान की बेगम है। लाल पान, ताश की पत्तियों में एक लाल रंग का पान के आकार का होता है डिजाइन, तो उसमें लाल पान उसी को कहते हैं। तो उसमें बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्के सभी होते हैं पत्तों में, तो मतलब वो कार्ड्स जो होते हैं, तो उसी में लाल पान की बेगम से इसकी तुलना की गई। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। इस तरह से ऐसे बीच में आंख को ऐसे करके दोनों तरफ से एकाग्र करके अपने चेहरे को देखने का कोशिश किया। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। उसकी सारी लालसाएं पूरी हो गई कि बैलगाड़ी पर चढ़कर उसको नाच देखने जाना था बलरामपुर, तो उसे एक बार निराशा हो गई थी कि ये गाड़ी लेकर के आया नहीं उसका पति। वो रुष्ट भी हो गई, जाके सो भी गई। लेकिन फिर जैसे ही वह आया, उसने धान की बालियों को देखा और उसकी सारी निराशा दूर हो गई। उसके प्रति फिर उतना ही उत्साह जग गया और जल्दी जल्दी तैयार होकर वो लोग चल पड़ी। और सुबह जिनसे खटपट हो रही थी वो सब फिर साथ हो गए। किसी तरह का मैल मन में नहीं रहा। ऐसी ही होती है जिंदगी, जो सामाजिक जिंदगी होती है, उसमें ऐसा ही होता है। कभी खटपट हुआ, कभी प्रेम हो गया, सारी दुर्भावनाएं तुरंत खत्म हो जाती है। फिर कोई ऐसा मौका आएगा तो फिर अनबन हो जाएगी। तो ऐसे ही जीवन चलता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सुना लाल पान की बेगम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी थी। आशा है आपको आनंद आया होगा। इसमें और भी बहुत सारी कहानियां हैं, फिर कभी हम लोग इसको करेंगे। अभी तो फिर दूसरा कहानी पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर कहानी नहीं पूरी हो पाएगी। अच्छे अच्छे लेखकों की कहानियां हैं इसमें। मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई, अमृत राय, अमरकांत, भीष्म साहनी, सभी की कहानियां हैं इसमें, राजेंद्र यादव। तो हम लोग किसी दिन और फिर देखेंगे इसको। कोई छोटी कहानी होती तो मैं भी कर लेता फिर। छोटी तो कोई नहीं करेगी।
ठीक है, चलिए अगले दिन फिर हम लोग एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब फिर सोमवार से देखते हैं क्या होता है। चलिए धन्यवाद, आज इतना ही रखेंगे।